तो बच्चों आज से अपन डायरेक्ट टैक्स स्टार्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स के अंदर टोटल ये तुम्हारा एक एक्ट है जिसको बोलते हैं क्या, डायरेक्ट टैक्स एक्ट। आप लोगों ने इंटर के अंदर आपने करीब 90 सेक्शन पढ़े थे। इस एक्ट में टोटल 298 प्रोविजंस है। मैं आपको फर्स्ट 4 डेज जो 298 प्रोविजंस इनकम टैक्स में बने हुए हैं उनका पूरा क्या दे रहा हूँ, ओवरव्यू में हम आपको ये बताएंगे सेक्शन 1 क्या कहता है, सेक्शन 2 क्या कहता है, सेक्शन 3 क्या कहता है। एक बार मैं आपको पूरे एक्ट से घुमा के लाऊंगा। बच्चों एक्ट को घुमाने से ये फ़ायदा होता है, हमको एक आइडिया लग जाता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ने वाले हैं, उसका वेटेज क्या है। डीटी सीए हो या सीएमए हो, फाइनल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों। मैं आपको नॉट ओनली सीएमए के क्वेश्चन, सीएमए के अंदर बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस है, मैं आपको सीए फाइनल के जितने भी क्वेश्चंस आए पास्ट 20 सालों में वो सारे क्वेश्चन क्लास के अंदर ही सॉल्व करवाता हूँ। जैसे एक बिजनेस एंड प्रोफेशन एक चैप्टर है, सीए फाइनल की बुक में 140 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। दुनिया भर के केस लो हैं, वो केस लो भी आपको कराए जाएंगे। मैं जनरली महसूस करता हूँ कि सीएमए के अंदर बच्चों को केस लो नाम की कोई चीज़ पता ही नहीं होती। अधिकतर इंस्टीट्यूट्स में बच्चों को ना तो केस लो बताते और ना क्वेश्चंस करवाते। बीएनपी जैसा एक खतरनाक चैप्टर, जैसे अभी आप ओवरव्यू मेरे से आप पढ़ेंगे तो बीएनपी के अंदर बच्चों 2-3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन करा के छोड़ देते हैं। बीएनपी वैसे ही इंटर में अच्छा नहीं होता, फाइनल में भी उसको ढंग से नहीं पढ़ाया, तो बताइए बच्चा कभी सीख ही नहीं पाता और उसको डायरेक्ट टैक्स में हमेशा डर लगता है। एक चीज़ सोचिए, सरकार को क्या चाहिए, इनकम टैक्स। इनकम क्या होती है, जो कमाते हैं हम। बताओ मेन कौन सी इनकम होती है, सैलरी या बिजनेस। और आपको बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है। आज पूरा इनकम टैक्स, इंटायर इनकम टैक्स में जितने भी प्रोविजंस बने हुए हैं ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस एंड प्रोफेशन के ऊपर बने हुए हैं, और आपको बताओ वो ही नहीं पता। तो बच्चों आपकी कोई गलती नहीं है, आपको जितनी दुनिया दिखाएंगे उतनी तो आप देखेंगे। तो अपन जो भी चैप्टर्स है, डज नॉट मैटर कि तुम सीएमए फाइनल के स्टूडेंट हो या सीए फाइनल के स्टूडेंट हो, अपना जो लेवल होगा ना, आपको सीए फाइनल के जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे कराए जाएंगे। उसके बाद तुम्हारे लिए सीएमए तो बहुत सिंपल सा हो जाएगा। बट ये जरूर ध्यान रखना, सब्जेक्ट बहुत लेंथी है, क्योंकि इसमें इंटर भी आ जाता है और क्या आ जाता है, फाइनल भी आ जाता है। तो सब्जेक्ट बहुत क्या है बच्चों, लेंथी है। तो आइए बच्चों, आज मैं आपको एक एक सेक्शन का क्या दे रहा हूँ, ओवरव्यू। जिन बच्चों ने इंटर सेक्शन वाइज पढ़ा था तो उनको जल्दी समझ में आएगा। जिन्होंने सेक्शन वाइज नहीं पढ़ा था, बिलीव मी, आफ्टर 4 क्लास आप लोगों को सेक्शन टिप्स पे आ जाएंगे। आपको 60 चैप्टर है टोटल, मैं 60 के 60 चैप्टर्स आपके टिप्स पे ला दूंगा, कौन सा चैप्टर क्या बोलता है। और फिर आफ्टर 4 डेज अपन उसको डीप में पढ़ना क्या कर देंगे, चालू कर देंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए आप लोग देखिए बच्चों, जब हम जब हम कोई भी एक्ट पढ़ते हैं, तो मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया। इस एक्ट का नाम क्या है, गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया और इस एक्ट का नाम है क्या, इनकम टैक्स एक्ट क्या, 1961। जैसा कि मैंने आपको एक ये बुक दिखाई, ये एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। गवर्नमेंट जब भी कोई एक्ट बनाती है उसकी फ्रेमिंग जो होती है वो कैसे होती है, सबसे पहले चैप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, चैप्टर्स। इनकम टैक्स में टोटल 23 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है, 23। चैप्टर्स के अंदर प्रोविजंस होते हैं, प्रोविजंस को एक नंबर दे दिया, उसको सेक्शंस बोलते हैं। तो इनकम टैक्स में टोटल कितने सेक्शन है बच्चों, 298 क्या है, सेक्शंस होते हैं, ठीक है। कॉपी में लिखिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961
ठीक है, लिख दिया आप लोगों ने। इस एक्ट में कितने चैप्टर्स है? 23 चैप्टर्स है और 298 प्रोविजंस होते हैं। ठीक है बच्चों, इस एक्ट के अंदर हम इस एक्ट को दो पार्ट में बांट देते हैं। सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 115 के आसपास और सेक्शन 116 से लेके सेक्शन 298। ठीक है, इसके भी 4 पार्ट है, इसके भी 4 पार्ट है। सेक्शन 1 से लेके 89, सेक्शन 1 से लेके क्या 89 पार्ट 1, सेक्शन 90 से लेके 109 पार्ट 2, सेक्शन 110 से लेके 115 पार्ट 3 और एक आता है बच्चों कौन सा, पार्ट 4। तो सेक्शंस इस तरह से डिवाइड है, कौन से, 1 से 89, 90 से कौन सा 109, 110 से 115। बच्चों जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इनकम टैक्स एक्ट क्या कहना, सरकार ने एक कानून क्यों बनाया, अगर कोई भी आदमी जो इनकम कमाता है उस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। कोई भी पर्सन इनकम कमाता है टैक्स लगेगा। ये जितने भी सेक्शन है 1 से लेके 115 तक एक ही गोल है, इनकम निकालने में सपोर्ट करना और टैक्स निकालने में सपोर्ट करना। क्या बोला मैंने, इनकम निकालने में सपोर्ट करना और टैक्स निकालने। कोई भी सेक्शन पढ़ लेना, निचोड़ यही निकल के आएगा, या तो वो इनकम निकलवा रहा होगा या टैक्स निकलवा रहा होगा। तो कोई भी पर्सन जो होता है, अब फर्क क्या है, ये सारे सेक्शन आपने कहां पढ़े थे, इंटर में। कहां पढ़े थे बच्चों, इंटर में। तो जो आपने इंटर में पढ़े थे एज इट इज सेक्शन कहां है बच्चों, फाइनल में है। तो ये सारे सेक्शन वही है, वही सैलरी, वही हाउस प्रॉपर्टी, वही BNP, वही कैपिटल गेन, वही अदर सोर्स, वही क्लबिंग, वही सेट ऑफ, वही क्या डिडक्शंस। ठीक है, ये इंटर वाला पोर्शन होता है। तो फाइनल में आपको ये पोर्शन पढ़ना है। इंटर में आपने केवल किसका असेसमेंट सीखा था, इंडिविजुअल का। तो आपको इंटर में केवल आपका जो असेसमेंट आया था वो किसका आया था, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कभी छोटा मोटा फॉर्म का पूछ लेता था, लेकिन मेन किसका होता था, इंडिविजुअल। लेकिन बच्चों फाइनल के अंदर जब हम ये यहां तक पढ़ लेंगे तीनों पार्ट, तो इंडिविजुअल के अलावा टोटल 12% होते हैं, 12% फॉर्म, कंपनी, AOPBY, पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्टोरल ट्रस्ट, म्यूचुअल एसोसिएशन, ऐसे 12 लोग होते हैं। तो आप इन सेक्शनों को पढ़कर 12 लोगों की इनकम निकालना सीखेंगे और 12 लोगों का टैक्स निकालना पड़ेंगे। इसको बोलते हैं असेसमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, तो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, असेसमेंट ऑफ HUF, असेसमेंट ऑफ कंपनी, असेसमेंट ऑफ फर्म, असेसमेंट ऑफ LLP, असेसमेंट ऑफ NRI, पॉलिटिकल पार्टी, ट्रस्ट, ऐसे कितने असेसमेंट है, 12। बच्चों इनमें सेक्शन कुछ नहीं है, इन्हीं को पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे, असेसमेंट। तो बच्चों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताओ, ये इंटर का पार्ट है, ये दुनिया बिल्कुल अलग है। कौन सी, ये वाली 90 से लेके 109। बट दुनिया कोई सी भी हो, मकसद एक ही है, इनकम निकालना, टैक्स निकालना वेरियस पर्सन की। घूम फिर कर कोई भी चैप्टर पढ़ोगे ना, उनका मकसद एक ही है, क्या, इनकम निकालना और टैक्स निकालना। समझ गए बच्चों। और ये आपको पता है इंटर में आपने पढ़ा था 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 20% रेट होती है, 115 BB लॉटरी, वहां पे आपने स्पेशल रेट पढ़ी थी बच्चों। यहाँ पे करीब 15 इनकम ऐसी होती है स्पेशल रेट लगती है। कितनी बच्चों, 15। और भी कई चीजें आएगी यहाँ पे। बताओ, इनकम टैक्स को मैं इसको बोलता हूँ प्रैक्टिकल पार्ट। क्या बोलता हूँ बच्चों, प्रैक्टिकल। तो ये वही है जो आपने इंटर में पढ़ा था, ये बिल्कुल नया है, ये बिल्कुल नया है, और ये क्या है, बिल्कुल नया है। एग्जाम में अगर मेरे से बात करते हो, क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होती है,
इनमें से कोई से भी 2 या 3 असेसमेंट आते हैं। लेकिन बताओ ये कब आएंगे आपको, जब आपको ये याद हो, क्योंकि ये तो कुछ नहीं सेक्शन थोड़ी है, इन्हीं से माध्यमों से आपको हर पर्सन की इनकम निकालनी है और क्या निकालना है, टैक्स निकालना है। कभी कंपनी का असेसमेंट आ जाता है, फर्म का आ जाता है, कभी कंपनी एओपी का आ जाता है, कभी कंपनी ट्रस्ट का आ जाता है, कभी कंपनी एनआरआई का आ जाता है, तो ये अलग चीज़ है। तो अब ये तभी आपको आएगा जब आपको यहाँ आता हो, क्योंकि बताओ कोई भी आदमी व्यापार करेगा, रिलायंस हो, टाटा हो, कोई भी हो, सब क्या करते हैं, बिजनेस। तो पहले बिजनेस की इनकम यहाँ से निकलेगी, उसके बाद ही तो यहाँ पे पहुँचेंगे अपन। इसलिए बताओ बिजनेस एंड प्रोफेशन जो चैप्टर है वो तुम्हारा बहुत क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बच्चों मैं पूरे 45 से लेके 50 डेज पढ़ाता हूँ क्या, बिजनेस एंड प्रोफेशन। 60 आवर्स पढ़ाऊंगा, 150 क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि अगर आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन अच्छा है तो बच्चों आपको असेसमेंट में जोर ही नहीं आएगा। सारी प्रॉब्लम किस में है, बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, अब मैं क्योंकि आपको इंटायर एक्ट का ओवरव्यू दूंगा, तो पहले मैं एक एक सेक्शन का इंटर वाला ओवरव्यू दूंगा, ठीक है, फिर इनके ओवरव्यू दूंगा, इनका ओवरव्यू दूंगा और इसका ओवरव्यू दूंगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, बी एंड पी, क्या बोल रहा हूं मैं, बी एंड पी और एक कैपिटल गेन। कैपिटल गेन वैसा ही होता है जो इंटर में, बस थोड़ा बहुत चेंज होता है। बी एंड पी और कैपिटल गेन के पक्के क्वेश्चन आते हैं, और प्लस हाउस प्रॉपर्टी वगैरह में से केस लो आते हैं। क्या आते हैं बच्चों, केस लो। कोई भी 3 असेसमेंट आते हैं, इनमें से ऑब्जेक्टिव ज्यादा आते हैं। क्या आते हैं बच्चों, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ज्यादा आते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, है ना। और इसमें से 30 नंबर का पेपर आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 से 30 नंबर का पेपर आता है, छोटा पार्ट है बट काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा आपको। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ये तुम्हारा पूरा प्रैक्टिकल है। बना लो बच्चों उसकी फ्रेमिंग। असेसमेंट लिख देना, असेसमेंट ऑफ वेरियस पर्सन, असेसमेंट ऑफ वेरियस पर्सन। ऑनलाइन आवाज प्रॉपर आ रही है ना, ऑनलाइन? यस सर। बोर्ड पे दिख रहा है? यस सर। यस सर। असेसमेंट ऑफ वेरियस पर्सन, ठीक है। तो घूम फिरकर मैंने क्या बोला, ये सारे सेक्शन किस में मदद करेंगे, इनकम निकालने में और टैक्स। 12% होते हैं उनकी इनकम निकालने में, और ये 12% होते हैं उनकी इनकम निकालने में और टैक्स निकालने में। अब बच्चों हमने इनकम भी निकाल ली, हमने टैक्स भी निकाल लिया, और हम अपने हिसाब से क्या भरेंगे, अपनी जो इनकम हमने कंप्यूट की, क्या गवर्नमेंट को बताएंगे, नहीं बताएंगे? इसके लिए अपन आईटीआर भरते हैं। क्या भरते हैं बच्चों, आईटीआर। तो बच्चों ये पूरा जो पोर्शन है ना, वो क्या है, थ्योरी पोर्शन है। क्या बच्चों, थ्योरी, थ्योरी पोर्शन है। इसको हम पार्ट 5 बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पार्ट 5। क्या बोलते हैं बच्चों, पार्ट 5। तुम्हारा जो इंस्टीट्यूट का पुराना मॉड्यूल है, मतलब ओल्ड स्कीम, बच्चों पूरे चैप्टर, अगर 17 चैप्टर है मान लो उसमें, तो 17 में से 13 चैप्टर पार्ट 5 पर, मतलब थ्योरी 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 थ्योरी। तो बच्चों बताओ एग्जाम में पढ़ेगा क्या? बच्चा तो ये सोचेगा जो मॉड्यूल में वही पढ़ेगा। बी एंड पी चैप्टर ही नहीं दे रखा, कैपिटल गेन चैप्टर ही नहीं दे रखा मॉड्यूल में, ये असेसमेंट दे ही नहीं रखे, तो बच्चा तो क्या करेगा, थ्योरी पढ़ लेगा। बताओ थ्योरी में से केवल 20 से 25 मार्क्स का पेपर आता है, सारा पेपर किस में से आता है, प्रैक्टिकल पार्ट से। और लेकिन तुम्हारा पूरा मॉड्यूल जो है, पुराने मॉड्यूल की बात कर रहा हूं, पूरा मॉड्यूल किस पर है, थ्योरी। ये 116 से लेके, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने कभी बोला नहीं, तुम्हारे इंस्टीट्यूट को ये बोलना चाहिए था इंटर और फाइनल का मॉड्यूल जोड़कर पढ़ो। क्या बोला मैंने, जोड़कर पढ़ो। अब बताओ मॉड्यूल बिल्कुल गार्बेज है तुम्हारा, अगर 17 में से 14 चैप्टर किसके हैं, थ्योरी के, जबकि उसका वेटेज 20 से 25 मार्क्स का है। इसमें भी अब थ्योरी में कितने चैप्टर है, 12 से 13 चैप्टर है। कितने बच्चों, 12, जिसमें 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने वो जो इंटर में पढ़ा था ना, रिटर्न ऑफ इनकम, यहाँ उसका नाम होता है असेसमेंट प्रोसीजर। क्या होता है बच्चों, असेसमेंट प्रोसीजर। और एक टीडीएस, क्या बोल रहा हूँ मैं, टीडीएस। आईटीआर कब भरना है, उसकी ड्यू डेट्स क्या होती है, वो आपने बहुत हल्के लेवल पे पढ़ा था इंटर में। बच्चों मेरा फेवरेट चैप्टर है कौन सा, असेसमेंट ऑफ प्रोसीजर। काफ़ी टाइम लगाऊंगा, है ना, और बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ को। बच्चों मेरा मकसद कभी भी ये नहीं होता, मैं जब पढ़ाता हूँ, कि बच्चा पास हो या फेल हो। देखो पास और फेल तो क्या होता है कि जो आपको 3 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे मिलते हैं, मान लो आपने बहुत अच्छा पढ़ लिया, वहाँ ब्लैंक हो गए तो हो गए फेल।
पास और फेल तो नो डाउट बच्चे के लिए तो एक रिपोर्ट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, नो डाउट पास तो है ही इंपॉर्टेंट, बट मेरे लिए ये इंपॉर्टेंस है कि अगर बच्चा पढ़ता है तो पूरा डीप में पढ़े, और जब वो इंडस्ट्री में जाए तो बच्चों उसकी नॉलेज के कारण उसको अच्छा पैकेज मिले। अगर आप अच्छी नॉलेज ना लेकर पास हो गए, इस बार का जो रिजल्ट आपको पता है मैनिपुलेटेड रिजल्ट था, पास हो गए वो हो गए, तो ठीक है आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस तभी आता है जब अपन को उस चीज़ के बारे में डीप में क्या हो, नॉलेज हो। बेयर एक्ट से पढ़ाऊंगा, आज की जनरेशन को एक्ट पढ़ना ही नहीं आता, एक्ट की लैंग्वेज ही पढ़ना नहीं आती है। बेयर एक्ट से पढ़ाऊंगा, एक एक लाइन पढ़ाऊंगा, और जितना उस डीप में जा सकते हैं, जितना आप सोच सकते हो, अपन देखेंगे। बट पढ़ने में कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, क्योंकि डीटी और द CFR दोनों बड़े सब्जेक्ट है, और एक FM, ये मतलब बच्चों का दिमाग क्या है, घुमाते हैं। अच्छे सब्जेक्ट है। FM में तुम्हें शेयर मार्केट की नॉलेज होती है, बहुत पैसा, देखो शेयर मार्केट ऐसी चीज़ है बहुत जल्दी करोड़पति बन सकते हैं, तो जमीनों से या शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट की नॉलेज FM में दी गई है, जितना डीप जा सको आपके लिए फायदे में रहेगा। और टैक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आइए बच्चों, अब मैं आपको इन पूरे सेक्शनों का क्या देता हूँ, ओवरव्यू। तो पहले मैं इंटर वाले पार्ट का ओवरव्यू दूंगा, वो तो आपको सबको पता ही है, और उसके बाद किसका आएगा बच्चों, फाइनल। और साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि जो हमने इंटर में पढ़ा था एज इट इज वही है या उसके अलावा भी। चले बच्चों, लाइन खींचो। ओवरव्यू ऑफ पार्ट 1, ओवरव्यू ऑफ पार्ट 1। ओवरव्यू ऑफ पार्ट 1, ठीक है। देखो बच्चों, देखो सेक्शन 1, सेक्शन 1 एप्लीकेबल, एप्लीकेबल लिखो, इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई ऑन होल ऑफ इंडिया। इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई ऑन क्या, होल ऑफ इंडिया, with effect from 1st अप्रैल 1962। तो इनकम टैक्स एक्ट पूरे इंडिया में क्या होता है, अप्लाई होता है, कब से, 1 अप्रैल 1962 से। ओके बच्चों। सेक्शन 2, सेक्शन 2 ऑल डेफिनेशंस। बच्चों इनकम टैक्स में अगर आपको कोई भी वर्ड टेक्निकल लगे, इनकम टैक्स में अगर आपको कोई भी वर्ड अगर टेक्निकल लगे, इनकम टैक्स में अगर आपको कोई वर्ड क्या लगे, टेक्निकल, तो उसकी आपको डेफिनेशन कहाँ मिलेगी, सेक्शन 2 में। तो हर एक्ट, चाहे कस्टम हो, GST हो, लॉ हो, इनकम टैक्स हो, हर एक्ट का जो सेक्शन 2 होता है ना, वो क्या होता है, डेफिनेशन होता है। डेफिनेशन तभी पढ़ी जाती है जब जरूरत हो, डेफिनेशन तभी पढ़ी जाती है जब जरूरत हो, ठीक है। अच्छा, तो सेक्शन 2 तुम्हारा आ गया, कौन सा, डेफिनेशन। ओके। इनकम टैक्स में सारी डेफिनेशन आपको 2 में मिलेगी, एक डेफिनेशन 3 में मिलेगी, सेक्शन 3 डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए एक डेफिनेशन कहाँ मिलेगी, सेक्शन 3 में। तो सेक्शन 1 पूरे इंडिया में अप्लाई है, सेक्शन 2 क्या है बच्चों, ऑल डेफिनेशन, सेक्शन 3 बच्चों 4 दिन के ओवरव्यू की क्लास में इंटायर सेक्शन तुम्हारे टिप्स पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो 1 एप्लीकेबल, 2 डेफिनेशन, 3 प्रीवियस ईयर। बच्चों सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन, हेलो, हाँ हाँ ठीक है, मैं क्लास में रिकॉर्डिंग चल रही, बात करता हूँ। सेक्शन 4 क्या है, चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 4 क्या है, चार्जिंग सेक्शन। लिखो, if any person
earn income in previous year. If any person earn income in क्या previous year, tax will be levied in assessment year. टैक्स लगेगा असेसमेंट ईयर में इफ टोटल इनकम एक्सीड फ्रॉम टैक्सेबल लिमिट, दैट इज 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख. दिस इज द बच्चों क्या चार्जिंग सेक्शन. बच्चों चार्जिंग सेक्शन हर एक्ट में होता है और चार्जिंग सेक्शन से ही हम डिसाइड करते हैं कि कानून किस पे बना है. चार्जिंग सेक्शन में वो ताकत होती है जो तुमको इंटायर इनकम टैक्स का क्या देगा, ओवरव्यू. क्या बोला मैंने, इंटायर इनकम टैक्स का क्या देगा, ओवरव्यू. तो जब भी फ्यूचर में अगर कोई नया एक्ट आ जाए, जैसे जीएसटी नया आया था और आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो बच्चों पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए चार्जिंग सेक्शन. जीएसटी का चार्जिंग सेक्शन 9 है, कस्टम का 12 है और डीटी का क्या है 4 है. और ये आपको शुरू के 1 से 15 सेक्शनों में मिल जाएगा. चार्जिंग सेक्शन ही आपको एक एक चीज का मतलब बता देगा और पूरे डीटी का क्या देगा आपको, ओवरव्यू. बताओ इनकम टैक्स इस पे लगता है. कोई भी पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, फर्म हो, कोई भी पर्सन इस साल इनकम कमाता है तो उसको प्रीवियस ईयर बोलेंगे. टैक्स कब लगेगा, अगले साल, अगर उसकी टोटल इनकम एक लिमिट से क्या हो, ज्यादा हो. टोटल इनकम क्या हो, एक लिमिट से ज्यादा हो. इनकम क्या होती है, अब इनकम को आप इजी ले जाते हो, लेकिन जब अपन डीप में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इनकम क्या होती है. ठीक है, लाइन खींच दीजिए बच्चों. कितने सेक्शन हो गए अपने, 4. लाइन खींच दो. तो बोलो मेरे साथ, 1 क्या है, एप्लीकेबल. 2 क्या है, डेफिनेशन. 3 क्या है, प्रीवियस ईयर. एंड सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन. और ये बोलता है किसी भी पर्सन की अगर टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट से क्या है, ज्यादा है, उस पर ये एक्ट लगेगा. बच्चों जब फर्स्ट पार्ट में आप हो तो आपको जाना पहचाना लगेगा, तुमसे मिलकर ना जाने ये ख्याल आता है, क्यों है ना हम लोग, बोलो बच्चों. लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ पराया पराया लगेगा. समझ गए, क्योंकि ये इंटर में पढ़ा था आप लोगों ने. अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट. अब हम बोलते हैं कि टोटल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो तो टैक्स लगता है. मान लो एक आदमी इंडिया में भी 2 लाख रुपए कमाता है, अमेरिका में 5 लाख कमाता है. तो आदमी एक है, पैन नंबर 1 है, 5 लाख इंडिया में कमाया और 5 लाख अमेरिका में कमाया. कितने कमाए, 10. उस आदमी की टोटल इनकम क्या माने. इस बात का जवाब आप सोच सकते हैं कि सर जो इंडिया में कमाया उस पर टैक्स लगेगा, जो अमेरिका में कमाया उस पर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि अमेरिका में टैक्स दे चुके हैं. बच्चों इन चीजों का जवाब आपको सेक्शन कौन बताएगा, 5 to 9. कौन बताएगा बच्चों, 5 to 9. देखो बच्चों सेक्शन 5, सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम. स्कोप ऑफ क्या, टोटल इनकम. सेक्शन 5 हमारा गोल क्या है, मैंने कहा ना, मैंने क्या बोला, ये जितना भी पार्ट है ना, ये यहां से लेके यहां तक हमारा गोल क्या है, टोटल इनकम निकालना और टैक्स निकालना. मैं कोई सा भी सेक्शन पढ़ा दूं, घूम फिर कर मतलब एक ही आएगा, या तो टोटल इनकम निकालना में सपोर्ट करेगा या टैक्स निकालने में सपोर्ट करेगा. चाहे कोई सा भी पार्ट पढ़ लो, पार्ट एक ही है. समझ गए. अब बताओ ये जो सेक्शन 5 है ये भी किस में मदद कर रहा है, टोटल इनकम निकालने में तो कर रहा है. ठीक है, तो सेक्शन 5 क्या है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम. और ये कहता है कि कोई आदमी अगर इंडिया में भी कमाता है और बाहर भी कमाता है, उस पर टैक्स लगे या ना लगे वो उसके स्टेटस पे डिपेंड करता है. क्या करता है बच्चों, स्टेटस. और हर आदमी के 2 स्टेटस होते हैं, रेजिडेंट और नॉन स्टेटस. स्टेटस कैसे निकालते हैं, सेक्शन 6. सेक्शन 6
हाउ टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ईच पर्सन। सेक्शन 6 देखो, हाउ टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ईच पर्सन, हाउ टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ईच पर्सन, हाउ टू डिटरमाइन क्या रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ईच पर्सन। और सेक्शन 6 से 5 ये बोलता है अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हो, वर्ल्ड में कहीं भी कमाओ, आपको इंडिया में क्या देना पड़ेगा, टैक्स। और अगर आप इंडिया के नॉन रेजिडेंट हो तो या तो रिसिप्ट कहाँ हुआ इंडिया में, या अक्रूड कहाँ हुआ इंडिया में, तो टैक्स लगेगा, अदरवाइज टैक्स नहीं लगेगा। तो रेजिडेंट का नियम क्या है, वर्ल्ड में कहीं भी कमाए टैक्स लगेगा। और अगर आप कौन हो तो इंडिया में टैक्स कब लगेगा, अक्रूड इंडिया में हो, रिसिप्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसिप्ट, सेक्शन 7, मीनिंग ऑफ रिसिप्ट, सेक्शन 7, मीनिंग ऑफ रिसिप्ट। अगर कोई इनकम रिसीव पहली बार इंडिया में हो जाए, आपको पता है उसका स्टेटस कुछ भी हो, इंडिया में क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा। सेक्शन 8 एक बार पेंडिंग छोड़ देना, ये गलत जगह आ गया यहाँ पे। सेक्शन 8 ये डिविडेंड के ऊपर होता है, किस पे होता है बच्चा, डिविडेंड। सेक्शन 9 मीनिंग ऑफ अक्रूड, मीनिंग ऑफ अक्रूड। बताओ बच्चों, मैंने क्या बोला ना, सेक्शन 1 से लेके 115 कोई सा भी चैप्टर पढ़ लो, घूम फिर कर मकसद एक ही है, क्या, टोटल इनकम निकालने में सपोर्ट करना या टैक्स निकालने में। बताओ ये किस में सपोर्ट कर रहा है, टोटल इनकम निकालने में। बात समझ आ गई मेरी बात यहाँ पे। तो बताइए 1 एप्लीकेबल, 2 डेफिनेशन, 3 प्रीवियस ईयर, 4 चार्जिंग सेक्शन, 5 स्कोप, 6 आरएस, 7 रिसीव, 8 डिविडेंड, 9 अक्रूड। अब आया बच्चों एग्जेम्पशन, लाइन खींच के लिखो, एग्जेम्प्टेड इनकम, एग्जेम्प्टेड इनकम, एग्जेम्प्टेड इनकम। क्या लिखेंगे बच्चों, एग्जेम्प्टेड इनकम। सेक्शन 9 तक यहां तक की बात समझ में आ गई, एग्जेम्प्टेड इनकम। अब इनकम टैक्स में हम जो भी इनकम कमाते हैं तो क्या सारी इनकम पर टैक्स लगता है, आंसर है नो। गवर्नमेंट ने कुछ इनकम को क्या कर रखा है, एग्जेम, और या कुछ पर्सन की इनकम को एग्जेम कर रखा है। क्या बोला मैंने, गवर्नमेंट ने या तो कुछ इनकम को एग्जेम कर रखा है या कुछ पर्सन की इनकम को क्या कर रखा है, एग्जेम कर रखा है, राइट। तो अब सेक्शन क्या, 10, सेक्शन कौन सा, 10(1) एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम फ्रॉम टैक्स। सेक्शन 10 क्या है बच्चों, एग्जेम फ्रॉम क्या, टैक्स। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम फ्रॉम क्या, टैक्स। लिख दिया बच्चों, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम फ्रॉम क्या, टैक्स। उसके बाद लिखो सेक्शन 10(2) से क्या, 1048 अदर एग्जेम्पशन, अदर एग्जेम्पशन, अदर एग्जेम्पशन। ठीक है, अदर एग्जेम्पशन। तो किसान की इनकम एग्जेम्प्ट होती है, तो ये तो है पर्सन वाइज। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। अब अदर एग्जेम्पशन, आपने कभी भी अगर सुना होगा ना, जैसे अपन बोलते हैं ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट है, पीएफ एग्जेम्प्ट है, अलाउंस एग्जेम्प्ट है, माइनर की इनकम अगर पेरेंट्स में जुड़ती तो 1500 रुपए की एग्जेम्पशन मिलती है। जब भी एग्जेम्पशन वर्ड आएगा मान लेना इसमें दे रखा है। तो जितनी भी यहाँ पे हर आदमी को मिलती है एग्जेम्पशन इन सेक्शनों के अंदर, एक होता है बच्चों 10AA। कौन सा बच्चों, 10AA। ठीक है, यह है इनकम ऑफ सेज यूनिट,
क्या बोला मैंने बच्चों? सेज की यूनिट की जो इनकम होती है ना बच्चों, वो एग्जेम्प्ट होती है। अगर आपकी सेज में फैक्ट्री है, कहाँ पे बच्चों? सेज में। मैन्युफैक्चरिंग या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आप वहाँ डेवलप करते हो, तो बताओ उन लोगों की सरकार ने इनकम क्या कर रखी है? एग्जेम्प्ट। क्योंकि बच्चों वो माँ के लाडले होते हैं, क्योंकि वो डॉलर लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं बच्चों? डॉलर। सेज की इनकम एग्जेम्प्ट होती है। बच्चों ये जो ट्रस्ट होते हैं, सेक्शन 11 से 13, सेक्शन कौन सा? 11 से 13। ये जितने भी चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं, मंदिर वगैरह, अगर उन्होंने 11 और 13 की कंडीशन को पूरा कर दिया तो उनकी इनकम भी क्या होती है बच्चों? एग्जेम्प्ट। तो लिख दो, इनकम ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, इनकम ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, इनकम ऑफ चैरिटेबल और कौन सा? रिलीजियस ट्रस्ट। ठीक है। अच्छा, एक है सेक्शन 13A, इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इनकम फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है। तो बताओ कौन कौन से लोगों की इनकम एग्जेम्प्ट हो गई? किसानों की, जिनकी सेज में फैक्ट्री है उनकी, और एक ट्रस्ट की इनकम एग्जेम्प्ट हो गई। बट कंडीशन दे रखी है, कंडीशन पूरी करने भी एग्जेम्प्ट होगी। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे जब पता चल जाएगा क्या एग्जेम्प्ट होता है। उसके बाद बच्चों सेक्शन कौन सा? 13B, इनकम ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट। इनकम ऑफ क्या? ट्रस्ट। इलेक्टोरल ट्रस्ट की इनकम क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है। अब बच्चों को इनकम अगर एग्जेम्प्ट है तो टोटल इनकम में जुड़ेगी नहीं, और जब टोटल इनकम में जुड़ेगी नहीं तो टैक्स भी नहीं निकलेगा। बता दो इस चैप्टर का भी किस चीज में सपोर्ट कर रहा है? टोटल इनकम निकालने में। बोलो ना, क्योंकि अगर ये टोटल इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट है। कोई इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट है, तो टोटल इनकम में जुड़ेगी नहीं। जब टोटल इनकम में नहीं जुड़ेगी तो टैक्स नहीं लगेगा। तो कोई भी इनकम अगर आप कमाते हो तो चेक कर लो कि वो एग्जेम्प्ट है या नहीं है। बात समझ में आ गई? क्या बोल रहे हैं? तो इनकम ऑफ क्या? इलेक्टोरल ट्रस्ट। आई होप यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई बच्चे। ओके, तो देखिए बच्चों, आपने कौन कौन से सेक्शन पढ़ लिए? 1 एप्लीकेबल, 2 डेफिनेशन, 3 प्रीवियस ईयर, 4 चार्जिंग सेक्शन, 5 स्कोप, 6 RS, 7 रिसीव्ड, 8 डिविडेंड, 9 अक्रूड, 10 1 एग्रीकल्चर एग्जाम, 10 2 से 10 48 अदर एग्जामेशन, इनकम ऑफ सेज यूनिट, 11 से 13 ट्रस्ट की इनकम एग्जाम, 13A पॉलिटिकल पार्टी की इनकम, और 13B इलेक्टोरल ट्रस्ट। इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होते हैं? वो पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित होते हैं, वह बात करेंगे। तो बताओ, पर्सन है, इनकम है, इनकम इंडिया में टैक्सेबल है और वो एग्जेम्प्ट नहीं है। यहां तक की बातें पूरी हो गई बच्चों? ठीक है। अब अगर हम पर्सन भी थे, हमने इनकम भी कमाई, इनकम इंडिया में टैक्सेबल भी है और वो एग्जेम्प्ट नहीं है, अगर ये चारों बातें क्या हो जाती है? पूरी। अब हमको टोटल इनकम निकालनी। क्या निकालनी बच्चों? तो पहले हमको उस इनकम को हेड में लेके जाना पड़ेगा। कहाँ लेके जाना पड़ेगा? हेड में। क्यों? इनकम टैक्स में हर हेड में कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं बच्चों? जैसे आप सैलरी की इनकम कमाते हो तो ऐसा नहीं कि पूरी इनकम पे टैक्स लगता है, कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अगर आपको बेनिफिट्स चाहिए तो उस इनकम को प्रॉपर हेड में लेके जाना पड़ेगा। तो लाइन खींच के लिखो, सेक्शन 14 हेड्स ऑफ इनकम। सेक्शन 14 हेड्स ऑफ इनकम। सेक्शन 14 क्या है? हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, तो सेक्शन 14 भी बता दिया। बच्चों बताओ, अभी तक क्यों आपको सब जाना पहचाना लग रहा है? क्योंकि आपने इंटर में पढ़ा है। मैंने कहा ना 4 पार्ट है। 4 पार्ट कौन से हैं? 1 to 89, 90 से 89, 110 से 115 और असेसमेंट। तो आपका ये वाला पार्ट पढ़ा हुआ है और इंडिविजुअल असेसमेंट पढ़ा हुआ है। बाकी 12 लोगों के असेसमेंट आपके नहीं पढ़े हुए, और ये तो बिल्कुल ही नया है। सही बात हो क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, अब हम बात करते हैं कौन सा सेक्शन? कौन सा? 14A। देखो 14A,
ठीक है। एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एग्जेम्प्ट इनकम विल नॉट बी अलाउड। एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एग्जेम्प्ट इनकम विल नॉट बी अलाउड। क्या मतलब इसका? एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड जो क्या होते हैं हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं वो अलाउड नहीं होते। तो एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू क्या? एग्जेम्प्ट इनकम विल नॉट बी अलाउड। एनी क्वेश्चन बच्चों? कौन सा सेक्शन है? 14 है। ठीक है। तो अगर कोई इनकम जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनी, जैसे एग्रीकल्चर इनकम टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनी, तो उससे रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर होते हैं ना, फिर वो भी अलाउड नहीं होंगे। ओके बच्चों, लाइन खींच दो। तो देखो बच्चों, हमने पहले क्या पढ़ा? 1 to 4 जो बताता है इनकम टैक्स पूरे इंडिया में अप्लाई है, डेफिनेशन बताता है, 2 और 3 डेफिनेशन है, 4 बताता है कानून किसके लिए बना हुआ है, बाहर वाली इनकम जोड़े या ना जोड़े, वो 5 to 9 बना हुआ है, और कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट होती है और किन किन लोगों की इनकम एग्जेम्प्ट होती है, वो 10 से 13 है। पर्सन है, इनकम है, इंडिया में टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट नहीं है, उस इनकम को कहाँ लेके जाओ? हेड्स में। अगर इनकम एग्जेम्प्ट है तो उसके खर्चे अलाउड नहीं होंगे। अब बताओ, आपको इनकम टैक्स में कोई भी इनकम हम सिंपल टोटल लगा लेते हैं या हेड्स में लेके जाते हैं? लिखो सेक्शन, अब सेंटर में लिखो हेड्स ऑफ इनकम, सेंटर में लिखो हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है। 15 to 49, 15 to 59, 15 to कौन सा? 59। हेड्स ऑफ इनकम के आगे लिखो 15 to क्या? 59। अब हमको टोटल इनकम निकालनी है। क्या निकालनी है? स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ क्या? टोटल इनकम। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ क्या? टोटल इनकम। पर्टिकुलर यहां क्या आएगा? डिटेल, और यहां क्या आएगा? अमाउंट। पर्टिकुलर, डिटेल और क्या? अमाउंट। ठीक है। बताओ बच्चों, इनकम का पहला हेड कौन सा होता है? सैलरी। इनकम फ्रॉम सेक्शन 15 to 17, वर्किंग नोट नंबर क्या? 1, और हम ऐसे सैलरी की इनकम निकालते हैं। बच्चों, एक बच्चा पूछता था सीए फाइनल और सीएमए फाइनल में क्या सैलरी के क्वेश्चन भी आते हैं? बच्चों आंसर नहीं आते हैं, लेकिन ये कहीं लिखा हो ना, नहीं आते हैं। कभी कभी एग्जाम में सैलरी के छोटे छोटे पॉइंट्स पूछ ले जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन नहीं करने, बट प्रोविजंस क्या होने चाहिए? पता होना चाहिए। और इसकी प्रायोरिटी अगर आप रिवीजन करने बैठते हो लास्ट होनी चाहिए, बट छोड़ नहीं सकते, छोड़ तो आप एक चैप्टर भी नहीं सकते। अभी सीएमए फाइनल की बात करूं मैं, दिसंबर कौन सा जो 21 हुआ और कौन सा हुआ जून 22, बच्चों इंडिविजुअल के असेसमेंट के क्वेश्चन पूछ लिए। किसके? इंडिविजुअल, जिसमें हाउस प्रॉपर्टी भी आ गया और कैपिटल गेन का भी छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया और सैलरी के क्वेश्चन भी पूछ लिए। तो बच्चों छोड़ नहीं सकते आप। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप पागल हो जाओ क्वेश्चन करने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, बट प्रोविजन आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों। उसके बाद एक लाइन छोड़कर इनकम फ्रॉम हाउस क्या? सेक्शन 22 से लेके 27, वर्किंग नोट नंबर क्या? 2, प्लस प्लस प्लस। बच्चों सेक्शन 18 to 21 है नहीं, तो एक बार मेरे साथ बोलो। 1 एप्लीकेबल, 2 डेफिनेशन, 3 प्रीवियस ईयर,
4 चार्जिंग सेक्शन, जो बोलता है कि टोटल इनकम अगर लिमिट से ज़्यादा टैक्स लगता है। 5 स्कोप, बाहर वाली इनकम को जोड़े जोड़े, वो डिपेंड करता है आपका स्टेटस 6, 7 रिसिप्ट और 9 अक्रूड। 10(1) एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है। 10(2) से 10(48) कोई भी अदर एग्जम्पशन। 10AA जिसकी सेज में फैक्ट्री है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाता है। 11 से 13 चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट की इनकम एग्जम्प्ट होती है। 13A और 13B पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट की एग्जम्प्ट होती है। और इनकम को निकालने के लिए पहले हेड्स में लेके जाओ, तो 14 हेड्स ऑफ इनकम, क्योंकि अगर आप हेड में लेके नहीं गए तो आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलेंगे। और अगर कोई इनकम जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं, मतलब वो एग्जम्प्ट है, तो उसके खर्चे भी आपको अलाउड नहीं होंगे। आगे बात समझ बच्चों, ठीक है। अब हम हेड वाइज आ गए। 15 to 17 सैलरी, 20 to 27 हाउस प्रॉपर्टी। बच्चों अगर मैं ट्रेंड की बात करूं, ठीक है, तो सीए और सीएमए फाइनल में इन चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हाउस प्रॉपर्टी में 7 केस लो हैं, 7 केस लो, वो केस स्टडी आती है। बट बच्चों हम ट्रेंड चेंज हो जाते हैं कई बार। अभी मैंने कहा ना, रिसेंट 2 पेपर पहले आपके हाउस प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट निकालते हैं उस पर क्वेश्चन आ गया, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालने का बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। तो अगर आप बिल्कुल ब्लैंक होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं आपको बार बार एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, चैप्टर छोड़ना नहीं है, प्रोविजन पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? प्रोविजन, ठीक है ना। तो यहां तक की बात सबको क्लियर है? अच्छा, अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर वो कौन सा है? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इस चैप्टर में बच्चों मैं काफी समय लेता हूं। इनकम फ्रॉम क्या? बिजनेस एंड प्रोफेशन, सेक्शन 28 से क्या? 44। वर्किंग नोट नंबर क्या? 3। वर्किंग नोट नंबर 3। आगे बात समझे आपको? इनकम फ्रॉम क्या? बिजनेस एंड प्रोफेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कौन सा? इनकम फ्रॉम B&P। दुनिया भर के केस लो, दुनिया भर के क्वेश्चंस, पक्का क्वेश्चन आता है इनकम फ्रॉम B&P। अच्छा, सी डी आ गया बच्चों, इनकम फ्रॉम बच्चों वैसे यहाँ पे 44 DA वगैरह भी आता है, मतलब मैं एक बार 44 बता रहा हूँ ना, DA जैसे नहीं बता रहा। इनकम फ्रॉम क्या? कैपिटल गेन। सेक्शन 45 से लेके क्या? 55A। वर्किंग नोट नंबर क्या? 4। बच्चों इन 2 चैप्टरों को मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बोलता हूँ फाइनल में। कौन से? इनकम फ्रॉम B&P और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि आप फाइनल में आ जाते हो, तो इंटर में तो आप जैसे इंडिविजुअल ने मकान बेचा, इंडिविजुअल ने गोल्ड बेचा, इंडिविजुअल ने शेयर्स बेचे। फाइनल में क्या है, ऐसे बच्चों वाली चीज़ें कम आती है। मतलब बच्चों वाली चीज़ तो नॉलेजेबल, अमालगमेशन, डीमर्जर, फर्म का कन्वर्जन कंपनी में हो गया, है ना, फर्म का कन्वर्जन प्राइवेट कंपनी का कन्वर्जन LLP में हो गया, होल्डिंग सब्सिडरी, ऐसी चीज़ें ज़्यादा आती है। क्या बोल रहा हूँ मैं? स्लम सेल, मतलब जो कॉर्पोरेट सेक्टर पे अप्लाई होता है ना, वो वाला ज़्यादा आता है आपसे। तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जो इंटर की है, और डिटेल नॉलेज आपको कॉर्पोरेट सेक्टर के जो प्रोविजंस होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, प्लस केस लो। हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन में बच्चों कुल मिला के 12 से 15 केस लो है। B&P में मैं आपको 120 केस लो पढ़ाऊंगा। कितने बच्चों? 120 केस लो। और वो पढ़ने के बाद फिर B&P में डर आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि फिर देखो आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं वहाँ अटकते हैं, इसका मतलब है आपको उसको केस लो की नॉलेज नहीं थी, इसलिए आप अटक रहे। तो 120 से ज़्यादा ही केस लो होंगे जो अपन पढ़ेंगे किसमें? B&P में, इसलिए समय लगता है। अदरवाइज मैं केस लो नहीं पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, तो क्या 15 दिन क्या 10 दिन में खत्म हो जाएगा B&P, क्योंकि जो ही सेक्शन तो वही है जो आपने इंटर में पढ़े थे। सेक्शन कोई नए थोड़ी आ गए। ठीक है, सोचने का तरीका, नजरिया बदल जाएगा, आपको B&P देखने का नजरिया बदल जाएगा। समझिए बात को। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ऑनलाइन मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आपको? ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. सेक्शन 56 से क्या? 59। वर्किंग नोट नंबर क्या? 5। वर्किंग नोट नंबर 5। ओके।
तो जब ये चलेगा तब तो तुमसे मिलकर ना जाने को और भी कुछ याद आता है। आ रहा ना याद यहाँ पे? लेकिन आगे कुछ भी याद नहीं आता, ऐसा आएगा बच्चों में। तो आगे हमारे प्रोविजंस क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। अब यहां तक की बात क्लियर है बच्चों? मुझे एक चीज बताओ, कॉर्पोरेट सेक्टर पे कौन सा सेक्शन ज्यादा लगता है? कॉर्पोरेट रिलायंस कौन सी इनकम कमाती होगी मेनली? B&B। या मर्जर होता होगा? कैपिटल गेन। इसलिए एग्जाम में बताओ दो चैप्टर इंपॉर्टेंट कौन कौन से? बाकी ये तो इंडिविजुअल कमाता है। सैलरी वगैरह कौन कमाता है? इंडिविजुअल। हाउस प्रॉपर्टी किसका होता है? इंडिविजुअल। रेयर होता है कंपनी का कोई मकान किराए पे हो। अदर सोर्स में तो ब्याज की इनकम आती है, वो भी इंडिविजुअल की। समझ गए बच्चों? तो मेन दो चैप्टर कौन कौन से? B&P और कैपिटल गेन। ठीक है, जिसमें B&P तो बहुत ही खतरनाक है। और कैपिटल गेन में कौन सा वाला? इंडेक्शन वगैरह नहीं, इंडेक्शन करना सबको आता है। जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, अमालगमेशन, डीमर्जर, सक्सेशन, स्लम सेल, होल्डिंग सब्सिडरी, ऐसी बातें वो यहां पढ़ेंगे आप। ओके बच्चों? कंपनी ऑन लिक्विडेशन, बाय बैक, ऐसी बातें। उसके बाद क्लब्ड इनकम, क्या बोलते हैं बच्चों? क्लब्ड इनकम। सिक्सटी से 65 क्लब्ड इनकम। क्लब्ड इनकम बच्चों, ये जो क्लबिंग होती है, अगर आप किसी को इनकम ट्रांसफर कर दोगे, असेट ट्रांसफर नहीं करोगे तो आप में क्लब होगी। असेट्स का रिवोकेबल ट्रांसफर कर दोगे तो आप में क्लब होगी। स्पाउस, सन्स वाइफ को ट्रांसफर कर दो तो वो कमाएगी तो आपकी इनकम होगी। माइनर कमाएगा तो आपकी इनकम होगी। किसी संस्था में आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, वहाँ की आपकी वाइफ को सैलरी मिलेगी, वो आप में क्लब होगी। बच्चे प्रोविजन किससे संबंधित है? इंडिविजुअल। बोलो ना, किससे संबंधित है? इंडिविजुअल। फाइनल में इंडिविजुअल के क्वेश्चंस ना के बराबर आते हैं। क्या था बच्चों? बट क्या छोड़ के जाना है या वर्किंग नॉलेज? वर्किंग। तो आपको इंटर में जिस भी टीचर से आपने पढ़ा उसकी जो कॉपी होगी वो संभाल के रखना, और फाइनल में कभी ना कभी आज क्लबिंग के पेज पलट लिए, क्योंकि ये चैप्टर्स बच्चों हम पढ़ाते नहीं है। हालांकि मैं आपको क्या इंटर की रिकॉर्डिंग दे दूंगा अगर आपका वीक है तो ये, लेकिन ये चैप्टर पढ़ाते नहीं है। समझ गए? कौन से? क्लबिंग हो गया, अदर सोर्स हो गया। अदर सोर्स में कुछ पॉइंट जरूर पढ़ाएंगे। हाउस प्रॉपर्टी में कैसे सॉल्व करते हैं, कैपिटल गेन का बच्चों वाला गेन कैसे निकालते हैं, इंडेक्शन कैसे करते हैं, ऐसी चीजें नहीं पढ़ाते। B&P पूरा पढ़ाते हैं जीरो लेवल से। समझ के क्या बोल रहा हूं मैं? B&P। इनके आपको मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करा दूंगा, किनके? क्लबिंग के, इनके। बट मैं ये नहीं कह रहा छोड़ के जाना। ठीक है बच्चों? आप जब पेपर्स देखेंगे 10 सालों के तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार इस पे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके बच्चों, यहां तक की बात क्लियर है? उसके बाद ऐड डीम्ड इनकम। क्या बोलते हैं बच्चों? डीम्ड इनकम, जिसको हम अनडिस्क्लोज इनकम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अनडिस्क्लोज। सेक्शन 68 से 69, इन सब का आप क्या लगा लीजिए? टोटल। सर एक बात तो समझ में आ गई कि आपने बताया कि 1 एप्लीकेबल है, 2 डेफिनेशन है, 3 प्रीवियस ईयर है, 4 चार्जिंग सेक्शन है, 5 स्कोप है, 6 RS है, 7 रिसीव है, 8 डिविडेंड है, 9 अक्रूड है, 10(1) एग्रीकल्चर है, 10(2) से 1048 अदर एग्जाम्शन है, 10 सेज वालों की इनकम एग्जाम्प्ट है, 11 से 13 ट्रस्ट की एग्जाम्प्ट है, 13 पॉलिटिकल पार्टी, 13B इलेक्टोरल ट्रस्ट, 14 हेड्स ऑफ इनकम, और 14 अगर इनकम एग्जाम्प्ट है तो एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होंगे। 15 से 17 सैलरी है, 18 से 21 आपने बोला कि हट गए, 20 से 27 हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैसे निकालते हैं, 28 से 44 DA B&P की इनकम कैसे निकालते हैं, 45 से 58 कैपिटल गेन की इनकम कैसे निकालते हैं, और 56 से 59 अदर सोर्स, 60 से 65 क्लबिंग। सेक्शन की सीक्वेंस बढ़ रही है। फिर आप बीच में 2 सेक्शन उड़ा दिए, कौन कौन से? 66 और 67। बच्चों ये सेक्शन भी आएंगे बट आगे आएंगे, अभी सीक्वेंस में नहीं आ रहे हैं। वो AOP BI पे अप्लाई होते हैं। किस पे अप्लाई होते हैं बच्चों? AOP BI। ओके, जब उनका असेसमेंट करेंगे वहां अप्लाई होते हैं। अब इनका टोटल लगाने के बाद लेस सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉस, सेक्शन 70 से क्या? 80 माइनस माइनस माइनस, बोलो बच्चों, और ये तुम्हारी क्या आ जाएगी बच्चों? ग्रॉस
टोटल इनकम। लिख लिया? सब लिख रहे हो ना आप? ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है बच्चों, अब बताओ कोई से भी चैप्टर पे हाथ लगा दो, क्या मकसद है? टोटल इनकम निकालना या टैक्स निकालना? हर सेक्शन देखना आप, टोटल इनकम निकालना या टैक्स निकालने में सपोर्ट करना। ठीक है, क्योंकि नाम ही क्या है? इनकम टैक्स। अच्छा, अब आपको पता है इनकम टैक्स में पर्सनल खर्चे अलाउड नहीं होते, और जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी अलाउड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, सपोज करो तुम लोगों ने मुझे 50 लाख रुपए दे दिए पूरे साल के, है ना? 50 लाख रुपए तुमने मेरे को क्या दी? सपोज करो क्या दी? फीस दी। बताओ मैं जब इस पैसे को पूरे को घर पे लेके जाता हूं या मेरे ऑफिस में खर्च होते होंगे, तो बच्चों मेरे ऑफिस के एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? खर्चे होते हैं। सपोज करो मेरे ऑफिस के खर्चे हो गए कितने? 20 लाख। जैसे मैंने रेंट दे दिया, स्टाफ की सैलरी, नोट्स, एडवर्टाइजमेंट, है ना, कई प्रकार के खर्चे होते हैं बच्चों। तो बताओ मेरे पास कितने रुपए बचे? 30 लाख। ये खर्चे थे मेरे कमाने से संबंधित। अब मैं इस पैसे को घर पे लेके जाता हूं तो मेरे घर के खर्चे हो गए 15 लाख। कितने हो गए बच्चों? 15 लाख, जिसको हम हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जिनको हम क्या बोल सकते हैं? पर्सनल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पर्सनल। ये मेरे खर्चे हो गए 15 लाख। घर का किराया, घर के बच्चों की फीस, कपड़े वपड़े, खाना पीना सब हो गए। बताओ कितने बचे? 15 लाख। अब 15 लाख का अपन क्या करते हैं? हमने कार खरीद ली, हमने शेयर्स खरीद लिए, बोलो, हमने क्या खरीद लिया? लैंड खरीद ली, या हमने क्या कर दिया? और कोई क्या कर दिया? इन्वेस्टमेंट कर दिया। बोलो बच्चों, कुछ भी कर सकते हैं। मान लो हमने 12 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, बताओ बचा कितना? 3 लाख। बताओ टैक्स कितने पे लगेगा? 50 लाख, 30 लाख, 15 लाख या 3 लाख? बच्चों टैक्स लगेगा कितने पे? 30 लाख। इसको लॉ में बोलते हैं डाइवर्जन ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं बच्चों? और इनको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं बच्चों? एप्लीकेशन। इनकम टैक्स में कभी भी जो एप्लीकेशन पार्ट होता है ना, उसका डिडक्शन नहीं मिलता। हमारे पर्सनल खर्चे होते हैं और जो हमारे पर्सनल इन्वेस्टमेंट होते हैं वो कभी भी अलाउड नहीं होते। हाउएवर जो नोटिफाइड पर्सनल एक्सपेंडिचर होते हैं, क्या बोला मैंने? और या नोटिफाइड इन्वेस्टमेंट होते हैं, उनका आपको जीटीआई में से क्या मिलता है? डिडक्शन। चैप्टर 6A के डिडक्शन। क्या बोला मैंने? चैप्टर 6 सेक्शन 80C से लेके क्या? 80U। और ये माइनस कर लो, इस घटना को क्या बोलते हैं? टोटल इनकम। लिख लो बच्चों, टोटल इनकम। बोलो बच्चों, कहां तक पहुंचा दिया? 80U तक। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपने इंटर में नहीं पढ़ा, बस हाँ ट्रस्ट नहीं पढ़ा। समझ गए क्या बोल रहा हूं? बाकी तो सारे इंटर वाले चैप्टर थे बच्चों। लेकिन बच्चों लेवल चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। मैं बार बार बोलता रहा हूं इंटर था, बट लेवल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। समझ गए बात को? जब तक BNP में आएंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि कितना लेवल फर्क है। ओके, क्या हो गया बच्चों? टोटल इनकम। कहां तक पहुंच गए आप? 80U। कहां तक पहुंचाना था? कहां तक पहुंचाना था? 89 तक। 80U तक पहुंच गए। अच्छा, अब टोटल इनकम पर क्या लगाना होता है बच्चों? टैक्स। बोलो बच्चों, टोटल इनकम पे क्या लगाना है? टैक्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? ये जो टोटल इनकम आएगी उस पे क्या करेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ क्या करेंगे बच्चों? टैक्स। बोलो बच्चों, देखो, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। जो भी आपकी क्या आएगी कंप्यूटेशन, उसमें से आपको बच्चों सेक्शन 86, सेक्शन 87A की क्या मिलती है बच्चों? रिबेट। क्या मिलती है बच्चों? रिबेट।
टैक्स में से क्या मिलती है? रिबेट। और सेक्शन 89(1) की क्या मिलती है बच्चों? रिलीफ। क्या मिलती है बच्चों? रिलीफ। और ये जो बैलेंस आता है पे टू गवर्नमेंट, पे टू गवर्नमेंट, उसको बोलना आवाज नहीं करे, उनको बोलो आवाज ना करे, पे टू गवर्नमेंट, पे टू गवर्नमेंट। पे टू गवर्नमेंट। इधर देखो, इन सेक्शन ने टोटल इनकम निकालने को सपोर्ट किया, और ये सेक्शन किसको निकालने में सपोर्ट कर रहे हैं? टैक्स निकालने में। मैंने क्या बोला? कुछ भी पढ़ लो, या तो टोटल इनकम निकालने में सपोर्ट करेंगे या टैक्स निकालने में सपोर्ट करेंगे। आगे बात समझ में? सर एक चीज और समझा दो कि ये 81 से लेके 85 कहां गया? बोलो ना। और 88 कहां गया? बच्चों ओमिटेड। क्या बोल रहा हूं मैं? ओमिटेड। इसका मतलब 3 सेक्शन पढ़ने कौन कौन से? 86, 87, 89। ये 89 की रिलीफ तो अपन ने सैलरी में पढ़ते थे, एडवांस और एरियर में मिलती थी रिलीफ। 87 की रिबेट आप जानते हो, ये एओपी बीआई के काम में आएगी। कहाँ आएगी बच्चों? 18। यहां जाके आपका इंटर का पार्ट क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई आपको? तो क्या मैंने आपको यहां तक का ओवरव्यू दे दिया बच्चों? कहां तक का? पार्ट 1। एनी क्वेश्चन? पार्ट 1 हो गया। इस घटना को जो आपने किया, इसको हम बोलते हैं क्या? असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। तो इंटायर प्रोसेस को हमने क्या बोला? असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ये सारा प्रोसेस हमको कंपनी के लिए भी करना है, हमको एचयूएफ के लिए भी करना है, फॉर्म के लिए भी करना है, एलएलपी के लिए भी करना है, ट्रस्ट के लिए भी करना है। तो इन सब लोगों को बोलते हैं असेसमेंट ऑफ वेरियस पर्सन। क्या बोलते हैं बच्चों? तो 12 पर्सन है। क्या बोल रहा हूं मैं? 12 पर्सन के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। 99% काम सेम होता है, बट थोड़ा बहुत क्या होता है? चेंज। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। क्या बोला मैंने? बाकी 99% स्ट्रक्चर यही रहेगा अपना, जो आपने देखा ना, बट थोड़ा बहुत क्या होगा? चेंज। तो आपको इन चैप्टरों के पढ़ने के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा असेसमेंट ऑफ वेरियस पर्सन। क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चों? असेसमेंट। वो है उसको जो पार्ट 4 है ना, असेसमेंट ऑफ वेरियस पर्सन। आगे बात समझ बच्चों? तो एक बार मेरे साथ जल्दी से बोलो। सेक्शन 1 एप्लीकेबल, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 स्कोप, सेक्शन 6 रेजिडेंशियल स्टेटस, 7 रिसिप्ट, 9 अक्रूड, 10(1) एग्रीकल्चर, 10(2) से 1048 अदर एग्जम्पशन, 10AA सेज की इनकम या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन सेज, 11 से 13 ट्रस्ट की इनकम, 13 ये पॉलिटिकल पार्टी, 13 इलेक्टोरल ट्रस्ट, 14 हेड्स ऑफ इनकम, 14 अगर इनकम एग्जेम्प्ट है तो उसके खर्चे अलाउड नहीं होंगे, 15 to 17 सैलरी, 18 to 21 हट गए, 22 से 27 हाउस प्रॉपर्टी, 28 से 44 BNP, 45 से 55 कैपिटल गेन, 56 से 59 अदर सोर्स, 60 से 65 क्लबिंग, 68 69 डीम इनकम, 7 to 80 सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, 80C से 80U डिडक्शंस, क्या जाती है? टोटल इनकम। टोटल इनकम पे टैक्स निकालो। टैक्स में से 81 से लेके 89 के बीच में 3 सेक्शन आते हैं, 86 की रिबेट, 87 की रिबेट और 89 की रिलीफ। इस तरह से आपका क्या हो जाता है बच्चों? पार्ट 1 क्या होता है? खत्म होता है। फाइनल लेवल में CA फाइनल हो या CMA फाइनल हो, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है? सुन लो मेरी बात। सबसे पहले बेसिक चैप्टर। क्या बोल रहा हूं मैं? बेसिक चैप्टर। इसमें बच्चों आपको टैक्स निकालना आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों? टैक्स, सरचार्ज, मार्जिन लीव, रिबेट, स्पेशल रेट और नॉर्मल रेट दोनों होती है, तो कैसे उसको डील करते हैं वो आपको आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद बच्चों RS चैप्टर जो होता है ना बच्चों, इसका जो सेक्शन 9 है वो फाइनल में बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा बच्चों? 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5 भी ROR कितने पे टैक्स देगा, बट 9 बहुत बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है, और इसमें काफी डिटेल में है सेक्शन 9। फिर आपको एग्जम्पशन चैप्टर में एग्रीकल्चर इनकम जो होती है उसकी वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, बट 10AA बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बच्चों? 10AA बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इधर आपका जो ट्रस्ट होता है वो तो मोस्ट क्या है? इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट का असेसमेंट। क्या बोला मैंने? ट्रस्ट का असेसमेंट। तो इनमें अगर मैं सबसे बड़ी बात करूं तो सबसे बड़ा चैप्टर ही कौन सा है? ट्रस्ट का असेसमेंट। और थोड़ा बहुत कौन सा? सेज।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्टोरल ट्रस्ट 1 दिन का काम है। सैलरी, वर्किंग नॉलेज, हाउस प्रॉपर्टी 7 केस लो। क्या बोला मैंने? हाउस प्रॉपर्टी में क्या? वर्किंग नॉलेज प्लस क्या? 7 केस लो, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इधर बी एंड पी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे केस लो और सारे क्वेश्चन करने हैं, समझ गए। कैपिटल गेन कौन से प्रोविजन? कॉर्पोरेट सेक्टर वाले। क्या बोला मैंने? कॉर्पोरेट सेक्टर वाले। अमालगमेशन, डीमर्जर, सक्सेशन, स्लम सेल, लिक्विडेशन, बायबैक और कुछ केस लो, ठीक है। क्लबिंग, वर्किंग नॉलेज, अदर सोर्स, वर्किंग नॉलेज, इनमें क्या चाहिए बच्चों? वर्किंग नॉलेज। सेट ऑफ वर्किंग नॉलेज, हाँ कॉर्पोरेट सेक्टर वाले प्रोविजन 78, 79, 72 है। क्या बोला मैंने? 78, 79 और क्या, ये आपको पता होना चाहिए। और डिडक्शन में बच्चों इंपॉर्टेंट है, डिडक्शन आपके लिए क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट है। समझ गए बच्चे बात को? तो बच्चों मैंने इंपॉर्टेंट क्या बताया, जल्दी से बताओ। बेसिक, आरएस, एग्रीकल्चर, 10AA, ट्रस्ट का असेसमेंट, हाउस प्रॉपर्टी में 7 केस लो और क्या? बीएनपी, कैपिटल गेन में क्या? कॉर्पोरेट सेक्टर, और इधर क्या? 78, 79 और कौन सा? 72 है, ठीक है। और डिडक्शन। कल अपन किसका ओवरव्यू लेंगे बच्चों? कल किसका लेंगे? बोलो बच्चों, जल्दी से बताओ। ये रहा पार्ट 2, कौन सा? 109, पार्ट 3 और पार्ट 4, और परसों पूरा थ्योरी। क्या बोला मैंने? परसों पूरा थ्योरी। एनी क्वेश्चन? ठीक है बच्चों, कल देखते हैं अपन। अभी तुम्हारी क्लास अब कॉस्टिंग की चालू हो रही है। आपने कहा सर आ चुके हैं तो आपको आउट होने की जरूरत नहीं है ना।